understand about the NEFT, bank draft and traveler's check. In today's class, we are going to understand about the ECS, Electronic Clearing System. अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या है, ध्यान दीजिएगा इस पे कि ये जो फैसिलिटी है, इट इज मीन्ड फॉर द कंपनीज, इट इज मीन्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर एक साथ बल्क में बहुत लोगों को पेमेंट करना होता है. ठीक है, दिस फैसिलिटी इज मीन्ड फॉर द कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स and the entities where they have to make payment to so many people and the payment is in the repetitive way. यानी बार बार रिपीट में हमें पेमेंट करना है और हमेशा करना है. ठीक है, तो रिपीटेशन बहुत ज्यादा है पेमेंट का. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए, इस तरीके की कंडीशन के लिए ECS इज द बेटर ऑप्शन. ठीक है, अब ECS जो है वो क्या है देखिएगा. इससे पहले कि एग्जाम्पल गिवन है कि कंपनीज जो पेमेंट करती हैं, जैसे इंटरेस्ट देती हैं, डिविडेंड देती हैं आपके शेयर्स पे देती है ना, इंटरेस्ट वगैरह देती है, फिर डिविडेंड देती है प्रॉफिट का. तो ये जितनी भी चीजें हैं वो रेगुलरली उनको अपने शेयर होल्डर्स को पे करते रहना पड़ता है. तो इसके लिए ECS इज द बेटर ऑप्शन. ECS फैसिलिटी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. द फर्स्ट वन इज ECS क्रेडिट एंड सेकेंड वन इज ECS डेबिट. ठीक है, यहां तक समझ में आया. तब ECS क्रेडिट क्या है? ECS क्रेडिट जो है ये प्रोसीजर फॉलो होता है पेमेंट करने के लिए, फॉर मेकिंग द पेमेंट. और जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेमेंट के लिए ECS यूज करते हैं, वी आर ऑल्सो यूजिंग ECS हमारे लिए पेमेंट रिसीव करने में भी यूटिलाइज होता है, फॉर बोथ पर्पस. ठीक है, तो ECS जो क्रेडिट है ये प्रोसीजर फॉलो होता है फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरीज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. ये सारी चीजों के लिए यूज होता है आपका ECS. अब इस स्कीम में क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान दीजिएगा. कुछ फीचर्स हैं. पहला, जो कॉर्पोरेट बॉडी और इंस्टीट्यूशन है जिसको भी पेमेंट करना है वो कंसर्न रिसिपेंट से ECS की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. यानी कि जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन है जिनको पेमेंट करना है उनको एक मैंडेट, कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि वो कंसर्न रेसिपेंट से रेमिट करने का अकाउंट, ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट फैसिलिटी है. पहला मतलब ये एक नॉर्मल लाइन है कि रेमिटेंस करना यानी ट्रांसफर करने के लिए कि कॉर्पोरेट बॉडी को पैसा ट्रांसफर करने का एक तरीका है ECS. कॉर्पोरेट बॉडी और इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक टेप पर एक पूरा का पूरा डेटा रेडी करेगा. ये स्कीम कैसे काम करता है उसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है कि ECS जो है वो रेमिट करने के लिए कंसर्न रिसिपेंट को यानी किसी को पैसा भेजने के लिए यूज होता है. सेकेंड पॉइंट इज कि कॉर्पोरेट बॉडी और इंस्टीट्यूशन जिनको भी पेमेंट करना है, यानी जिसके थ्रू जा रहा है, मान लीजिए अगर A है, A को पेमेंट करना है B को. ठीक है, तो जिनको भी पेमेंट करना है यानी कि A को पेमेंट करना है B को, तो ऐसे सिचुएशन में जब आपका कॉर्पोरेट बॉडी इंस्टीट्यूशन है, दे विल मेंटेन द होल डेटा इन द मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप पे ये पूरा का पूरा डेटा या फ्लॉपी पे पूरा डेटा को रेडी करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे टू द बैंक. जो भी बैंक से आपको ECS की फैसिलिटी मिली हुई है, जो भी बैंक से आप पेमेंट करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट फ्रॉम SBI, you are going to submit those data to the nearby your branch, जो भी आपके ब्रांच में है. और ऐसे भी अभी गवर्नमेंट में ये चीज नहीं आया है कि you will use the PAN वाला सिचुएशन नहीं है अभी. तो जो भी जहां पर भी आपका अकाउंट है वहां पर जाकर के आप ये डेटा को दे देंगे जहां पर आपको ECS फैसिलिटी मिली हुई है. ठीक है, पेमेंट जो है वो पेमेंट में बी मेड एट डिफरेंट सेंटर्स, और पेमेंट जो है वो अलग अलग जगह पे भी हो सकता है, अलग अलग लोगों को भी हो सकता है. ऑब्वियसली यहाँ बल्क में हो रहा है. नेक्स्ट है, जो बैंकर है सबमिट करेगा पेमेंट डेटा टू द लोकल बैंकिंग क्लियरिंग हाउस. यानी लोकल बैंक में जो भी क्लियरिंग हाउस नियर बाई है, जैसे मैंने बताया था क्लियरिंग हाउस में आपका RBI भी है और आपका SBI भी है. ठीक है, तो जो भी क्लियरिंग आपका हाउस आसपास में है उसके मैनेजर को, मतलब द बैंकर सबमिट द पेमेंट डेटा टू द, मतलब अब आपकी कंपनी का काम खत्म हो गया जैसे आपने डेटा अपने बैंक में सबमिट किया. उसके बाद अब बैंक क्या करेगी, जिसके पास भी डेटा आया है, यानी SBI के
पास अगर डेटा है तो एसबीआई के पास तो वो खुद ही क्लियर करेगा क्योंकि क्लियरिंग हाउस में वो भी आता है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है, वो आरबीआई को दे रहा है, तो दे कैन, अब नाउ द प्रोसीजर विल बी हैंड ओवर टू द बैंक। तो बैंकर जो होगा, यानी जो बैंक में काम कर ऑथराइज पर्सन जो बैंकर है, सबमिट करेगा पेमेंट डेटा को लोकल बैंकर्स क्लियरिंग हाउस। लोकल बैंकर्स क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि जो सेम सिटी में जो क्लियरिंग हाउस के बैंक्स हैं उनको वो डेटा सबमिट करेगा, ठीक है। क्लियरिंग हाउस ऑथराइजिंग इट्स मैनेजर टू डेबिट द बैंक्स अकाउंट एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द बैंक विथ हुम बेनिफिशियरी मेंटेन देयर अकाउंट। यानी कि और ये जो डेटा है वो उस क्लियरिंग हाउस के मैनेजर को दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इस पर्सन के अकाउंट से पैसा डेबिट कीजिए, ये अकाउंट नंबर है जिसको पेमेंट, जिसके थ्रू पेमेंट होगा, ये अकाउंट है, और बेनिफिशियरीज जो भी जिनको भी पेमेंट करना है इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कीजिए, यानी कि इस पर्सन के अकाउंट से डेबिट कीजिए और उस पर्सन के अकाउंट में, उन सारे लोगों के अकाउंट में क्रेडिट कीजिए। ये सारा इंफॉर्मेशन बैंक क्लियरिंग हाउस को प्रोवाइड करेगा। आ रही बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद जो क्लियरिंग हाउस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। Now, अब that is the responsibility of clearing house to clearing the fund, ठीक है, पैसा को क्लियर करे, अकाउंट में क्रेडिट करे, अब ये क्लियरिंग हाउस की जिम्मेदारी है। अब क्लियरिंग हाउस प्रोसेस करेगा पूरे डेटा को, जो भी इंफॉर्मेशन है, एंड देन एन इंटर बैंक फंड सेटलमेंट स्टार्ट करेगा। इंट्रा बैंक और इंटर बैंक में क्या डिफरेंस है? इंटर बैंक का मतलब है जब एक बैंक जब दूसरे बैंक में पैसा आपका ट्रांसफर कर रहा है, जैसे एसबीआई से ट्रांसफर हो रहा है बीओआई में, एसबीआई से ट्रांसफर हो रहा है आईसीआईसीआई में। सो जब दोनों बैंक अलग होते हैं तो दैट इज इंटर बैंक ट्रांसफर, राइट? इंट्रा बैंक, it means that within the bank when the branches are different, means bank will be same but the branches is different, that is known as intra bank. Clear? तो यहां पर आपका इंटर बैंक फंड सेटलमेंट वो प्रिपेयर कर लेंगे पूरा डेटा क्लियरिंग हाउस, उसके बाद दे विल स्टार्ट सेटलिंग द इंटर बैंक फंड। क्लियर? उसके बाद देयर आफ्टर क्लियरिंग हाउस क्या करेगा? अपने सर्विस ब्रांच ऑफ द बेनिफिशियरीज को सेंड कर देगा रिपोर्ट, ब्रांच वाइज क्रेडिट रिपोर्ट सेंड करेगा। क्लियरिंग हाउस फिर क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, क्लियरिंग हाउस ने जैसे ही पेमेंट क्लियर कर दिया, जैसे ही पेमेंट हो गए, सारे के सारे बेनिफिशियरीज के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, वैसे ही क्लियरिंग हाउस सेंड कर देगा सर आपके सर्विस ब्रांचेस, बेनिफिशियरीज कौन है जिसके अकाउंट में पैसा गया है, तो वो क्या करेगा? वो एक क्रेडिट रिपोर्ट, यानी कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हुआ है, इसका एक रिपोर्ट जो बनेगा क्लियरिंग हाउस के थ्रू, वो रिपोर्ट बेनिफिशियरी के ब्रांच में पहुंच जाएगा। यानी कि मेरे अगर अकाउंट में पैसा आया 10,000 रुपए, तो मेरे बैंक में इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। सो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे गए हैं, ब्रांच वाइज क्रेडिट रिपोर्ट भेज देगा, जितने भी ब्रांच हैं उस हिसाब से वो क्रेडिट रिपोर्ट भेज देगा, और साथ साथ में वो सारी इंफॉर्मेशन भी भेजेगा कि किस पर्सन का किस अकाउंट नंबर में कितना पैसा, सारा इंफॉर्मेशन उस क्रेडिट रिपोर्ट में लिख करके भेज देगा। और जहां से क्लियरेंस का आया था बैंक से, वहां पर भी इसका रिपोर्ट चला जाएगा कि अकाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट हो चुका है। जो सर्विस ब्रांच है देयर आफ्टर, वो अपने कंसर्न्ड ब्रांचेस, मतलब जो भी जहां से भी सर्विस, जो भी आपका मेन ब्रांच था जिसके थ्रू पैसा कटना था या जिसके पास उन्होंने डिपॉजिट किया था पैसा, जो सर्विस ब्रांच जो सर्विस दे रही है, उनके पास भी सारा इंफॉर्मेशन पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कंसर्न ब्रांच है वो अपने वही कस्टमर का जो पासबुक और जो कैश बुक जो भी वो मेंटेन करते हैं, पासबुक वो अपना फिर वो मेंटेन करेंगे। सो इन शॉर्ट दैट इज द सिचुएशन ऑफ एनईएफटी। बट यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो क्रेडिट है, दैट इज अ फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक फॉर द पेमेंट पर्पस, एंड द पेमेंट इज नॉट डन बाय द सर्विस ब्रांच और द ब्रांच on in which your account is. No, that facility is provided by the clearing house
but you have to submit your data in your service branch first, and after that the procedure is hand over to the clearing house. After completion of the payment, the report is sent to the beneficiaries account branch, जो भी branch है उनका वहां पर भी पहुंचेगा. साथ साथ में the report is also sent to the service branch about the payment, about the clearance of the fund. So that is the system of ECS credit. Clear हो गया सबको? Electronic credit system सबको clear हो गया? Everyone, what is the various facilities? What is the procedure? Clear? Yes, ma'am. चलिए, उसके बाद ये यहाँ पर क्या advantages हैं? What is the advantages of ECS? Listen carefully. ये जितने भी benefit, मतलब क्या फायदा हो सकता है इससे? पहली चीज कि बेनिफिशियरी को कभी भी लॉस नहीं होगा, यानी कि बेनिफिशियरी को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मिस्टेक्स और एरर बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि मल्टीपल जगह पे डेटा को चेक किया जा रहा है पेमेंट से पहले. ठीक है, एनईएफटी वाला सिचुएशन. लॉस होने का, इनकैशमेंट वाला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आपका पेमेंट हो रहा है. एवरीथिंग इज डन थ्रू अकाउंट टू अकाउंट, या कैश का कोई सिस्टम नहीं है. ठीक है, उसके अलावा आपका बहुत ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो आपका नहीं लग रहा है. इन शॉर्ट, वन अकाउंटेंट इज इनफ टू मेंटेन द डेटा ऑफ द होल पर्सन टू whom द पेमेंट हैव टू बी डन. ठीक है, सो ये सारी चीजें, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो एक अकाउंटेंट जो है, ही इज ऑल्सो कैपेबल फॉर डू दैट, राइट. और यहाँ पर आपको पेमेंट कराने के लिए भागदौड़ करने की भी जरूरत नहीं है. यू हैव टू सबमिट द डेटा टू योर सर्विस ब्रांच ओनली. नाउ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है, दैट हाउ दे विल क्लियर द अकाउंट. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, मतलब जो कंपनी है उसका बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच रहा है. एफर्ट, इनकन्वीनियंस, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भेजने का, ये सब चीजों का भी उनका टाइम और इफिशिएंसी, एफर्ट्स बच रहा है. ठीक है, और पेमेंट जो है वो ड्यू डेट से पहले, मतलब इन शॉर्ट पेमेंट भी क्लियरेंस जो है वो बहुत जल्दी हो रहा है. तो कोई भी प्रॉब्लम ईसीएस में एज सच नहीं है. अब ईसीएस डेबिट क्या है? व्हाट इज ईसीएस डेबिट? ईसीएस क्रेडिट क्लियर हो गया. नाउ ईसीएस डेबिट, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इंश्योर डायरेक्ट पेमेंट ऑफ वेरियस चार्जेस, फी एटसेट्रा फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट टू द रेसिपिएंट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली. अब जैसे क्या है, एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा. अब ये तो कंपनी पेमेंट करता है, तो वो कैसे करता है? दैट वाज द क्रेडिट. Now, when the company is receiving the amount, like for example, if I am paying the bill, electric bill, electricity bill, तो मैं कंपनी को पैसा पे कर रही हूँ ना, so that comes under the ECS debit. ठीक है, यहाँ ये इंश्योर करता है डायरेक्ट पेमेंट ऑफ वेरियस चार्जेस, बहुत तरीके के चार्जेस, जैसे फीस हो गया, बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, स्कूल फीस हो गया. ये जो चीजें हैं जो हर एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के पास रेगुलरली आता है, उसके लिए ईसीएस डेबिट को यूज करता है. कौन यूज करता है? आपका कस्टमर. ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, यहाँ लिखते चलना. दिस सिस्टम इंश्योर्स डायरेक्ट पेमेंट ऑफ वेरियस चार्जेस, फीस एटसेट्रा फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट, फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट टू द रेसिपिएंट अकाउंट, टू द रेसिपिएंट अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली. अब एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ स्कूल फी, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हर महीने हम लोग पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS. यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर हो गया यहां तक कि क्या चीज के लिए ECS डेबिट का यूटिलाइजेशन है? 2-3 लाइन जो मैंने बताया, समझ में आया इतना? ठीक है, यस मैम. ओके. अब यहाँ पर जो सिस्टम है, इस सिस्टम से कस्टमर का जो अकाउंट, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट ऑफ कस्टमर, यानी कि मैं अगर मान लीजिए कि मैंने MTNL का फैसिलिटी लिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए लैंडलाइन का. सो MTNL इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड I am their customer, right? But because I am using the service, I have to pay the bill. एग्जाम्पल के लिए मेरे एक महीने का दिसंबर का बिल 1000 रुपीज आया,
now I have to make payment to the MTNL. So in short, ECS डेबिट के थ्रू कोई भी कस्टमर इजीली अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकता है सर्विस प्रोवाइडर को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को और कंपनी को। क्लियर? अब इसके प्रोसीजर क्या क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर? ECS क्रेडिट का प्रोसीजर क्लियर हो गया कि पूरे कैसे सबके अकाउंट में पैसा भेजना है। अब यहाँ कंपनी के पास कैसे पैसा आना है, ये पूरा प्रोसीजर है आपकी ECS डेबिट में। पहला, जो बेनिफिशियरी कंपनी होगा, बेनिफिशियरी कंपनी कौन है? जिस कंपनी के अकाउंट में पैसा जाना है। वहां बेनिफिशियरी कस्टमर था, यहाँ बेनिफिशियरी कंपनी है। ठीक है, तो जो भी बेनिफिशियरी कंपनी है मस्ट ऑप्ट फॉर द ECS डेबिट स्कीम, यानी उन कंपनीज को ECS डेबिट स्कीम का बेनिफिट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो सब जगह पे वो फैसिलिटी अवेलेबल होता है, नहीं। दे हैव मैंडेट टू टेक द स्कीम ऑफ ECS डेबिट, यानी जिस भी कंपनी को ECS डेबिट का फैसिलिटी चाहिए उसको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगर ये फैसिलिटी कौन देता है ये बता दूं, दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय द बैंक। ये फैसिलिटी आपको बैंक से लेना पड़ेगा। जो बेनिफिशियरी कंपनी है रिसीव करेगा मैंडेट फ्रॉम इट्स कस्टमर सब्सक्राइबर फॉर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम टू डेबिटिंग देयर अकाउंट विद द बैंक कंसर्न। और साथ साथ में उनको एक मैंडेटरी, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम कुछ कंपनी को पेमेंट करते हैं पैसा, तो बिल और गेटवे ओपन हो जाता है अपने आप। सो दैट फैसिलिटी इज टेकन बाय दैट कंपनी फ्रॉम द बैंक, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू पे देम डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो बेनिफिशियरी कंपनी है उनको मैंडेट, मतलब जरूरी है लेना कस्टमर और सब्सक्राइबर से डायरेक्ट कलेक्शन, मतलब डायरेक्टली पैसा लेना। वो अमाउंट, जो अमाउंट ड्यू है, जैसे 2000 रुपए मेरा बिल ड्यू है, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार तो ऑटो डेबिट भी हो जाता है, यानी पैसा अपने आप ही डिडक्ट हो जाएगा अकाउंट से, जो भी अकाउंट से लिंक होगा। तो वहां से जो भी ड्यू है वो डेबिट कर दे अकाउंट अपने आप बैंक कंसर्न से। तो अगर आपने ECS के थ्रू, अगर आपके पास फैसिलिटी है, तो आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट नहीं, मतलब बताएंगे, रिमाइंडर दे देते हैं कि आपका ये पैसा ड्यू है। जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, तो वो अपने आप मेरे पास रिमाइंडर आता रहता है बार बार। लेकिन चूंकि वो क्रेडिट कार्ड तो बैंक की तरफ से है, लेकिन यहाँ कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, सो बेनिफिशियरी कंपनी जो है वो रिसीव करेगा मैंडेट कस्टमर से, सब्सक्राइबर से। कस्टमर और सब्सक्राइबर की सहमति ले लेगा, कंसेंट ले लेगा कि अगर पैसा ड्यू होता है तो क्या मैं पैसा आपके अकाउंट से डेबिट कर सकता हूं। और अगर कस्टमर ने बोला यस, सो यू कैन डेबिट योर अकाउंट इन ड्यू कोर्स। जब भी आपका पैसा, जब तक ड्यू है, आप पहले पैसा को कलेक्ट कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर खुद से कस्टमर पैसा डालना चाहता है, मतलब खुद से भी कई बार पेमेंट करता है, तो यहाँ पर जो कस्टमर प्रोवाइड डिटेल ऑफ हिज, अब जब आप डायरेक्ट पैसा डिडक्ट करोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज कि कस्टमर का अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी तो पैसे डिडक्ट कर पाएंगे। कस्टमर का अकाउंट नंबर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, ब्रांच कौन सा है बैंक का उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास होना चाहिए कि ये मेरे कस्टमर्स हैं और ये सारे सर्विसेज ये सारे कस्टमर्स ले रहे हैं और इनका इतना पैसा ड्यू है, तो इस डेट से पहले इनका पैसा डिडक्ट करना है। लेकिन डिडक्ट तभी करेंगे जब ये सारे इंफॉर्मेशन कस्टमर के होंगे। ठीक है, अब बेनिफिशियरी जो कंपनी है जिनके अकाउंट में पैसा आना है, प्रिपेयर करेगा ट्रांजैक्शन डेटा ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में पूरा डेटा अपना रखेगा। जैसे वहां मैग्नेटिक इंक यूज कर रहा था, मैग्नेटिक टेप सॉरी, यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करेगा और पूरा डेटा को मेंटेन करेगा। ठीक है, और सबमिट कर देगा सेम टू द लोकल क्लियरिंग हाउस, और वही सारा डेटा यहाँ पर वो लोकल क्लियरिंग हाउस में सबमिट करेगा। ठीक है, अब लोकल क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, डेटा को प्रिपेयर करेगा, बैंक वाइज ब्रांच वाइज रिपोर्ट रेडी करेगा, और क्लियरिंग हाउस विद डेबिट करता चले जाएगा कस्टमर का अकाउंट और मेंटेन कर, और सारे पैसा क्रेडिट करेगा किसके अकाउंट में, कंपनी, बेनिफिशियरी जो कंपनी है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता चला जाएगा। ठीक है, या तो कई बार एक और भी चीज होता है कि डिडक्शन का काम बैंक तो कर लेती है एक तरफ, और उस अमाउंट को पूरा कंसोलिडेट करेगी और एक साथ लमसम अमाउंट भेज देगी कंपनी के अकाउंट में।
कुछ क्लियर हुआ कि जैसे 500 रुपए एक पर्सन का कटा, एक पर्सन का 800 कटा। मान लीजिए क्या चार आपके कस्टमर है A, B, C और D, इसके अकाउंट से 800 कटा, इसके अकाउंट से 500 कटा, इसके अकाउंट से 700 और इसके अकाउंट से 800। तो ये चारों पैसे को इन्होंने डिडक्ट कर लिया। ये कितना हुआ? 2800। तो 2800 जो पैसा होगा, ये 2800 एक साथ ही एबीसी कंपनी में कंसोलिडेटेड अमाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? ऑनलाइन क्लास? यस मैम। क्लियर हो गया? देखो यहां दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, शॉर्टकट में फिर से बता देती हूँ। यहां दोनों सिचुएशन में आपका सबसे मेजर रोल है क्लियरिंग हाउस का। पहला चीज, जहां आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम क्रेडिट था, वहां पर आपको कस्टमर के अकाउंट में पैसा भेजना था, ठीक है, अकाउंट में पैसा डालना था। क्लियर? तो यहां आपने अपने सर्विस ब्रांच में जाके दे दिया रिपोर्ट और एक बार में जाके क्लियरिंग हाउस में रिपोर्ट जमा, पैसा क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट में। अब डेबिट में कस्टमर के अकाउंट से पैसा डेबिट करना है, यानी कि माइनस करना है, और डालना किस में है? बेनिफिशियरी कंपनी के अकाउंट में। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, चाहे कंपनी हो चाहे बैंक हो, कभी भी डेबिट करने से पहले दे विल गिव द रिमाइंडर अबाउट दैट इंफॉर्मेशन and with the consent of the customer, if you will say कि yes you can auto debit your account, तो एक बार ऑटो डेबिट आप खुद से कर सकते हैं, ये अगर आपने कंसेंट दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी ड्यू डेट से पहले अपने आप पैसे को डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। तो यहां पर उसके बारे में है आपकी ईसीएस डेबिट में, यानी कि यहां लेकिन याद रखिएगा कि जो बेनिफिशियरी कंपनी का ही रोल है, यहां पर कस्टमर का सिर्फ अकाउंट डेबिट होगा, बाकी कस्टमर को किसी बैंक में नहीं जाना, कस्टमर को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कस्टमर का पूरा इंफॉर्मेशन होगा कंपनी के पास, कंपनी वो डेटा को जाकर मेंटेन करेगी और यहाँ पर वो बैंक को नहीं, क्लियरिंग हाउस को जाके सीधे पैसा मतलब वो रिपोर्ट देगी। यहाँ बैंक इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर क्या करेगी, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है, अच्छा वो पहले बैंक कंसर्न बैंक को देगी, लेकिन वो डेटा जो मेंटेन्ड है कंसर्न ब्रांच के पास भी जाएगा वो डेटा, और साथ साथ में क्लियरिंग हाउस को भी देगी डेटा। यानी कि उसमें वहां सिर्फ बैंक को दे रही थी और क्लियरिंग हाउस के पास बैंक लेकर आ रहा था डेटा। यहाँ पर वो कंसर्न ब्रांच जो भी है उसके पास, लेकिन कंसर्न ब्रांच का इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। आई थिंक कंसर्न ब्रांच के पास वो नहीं जाएगा डेबिट वाले सिचुएशन में, सिर्फ क्लियरिंग हाउस के पास चला जाएगा डायरेक्ट। कंपनी क्लियरिंग हाउस के पास डायरेक्ट जाएगी और उसके बाद क्लियरिंग हाउस डेबिट करेगा कस्टमर के बैंक अकाउंट को, मेंटेन करेगा पूरे अमाउंट को, और उसके बाद कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है वो बेनिफिशियरी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। क्लियरिंग हाउस भी फर्निश करेगी बैंक वाइज और ब्रांच वाइज सारे इंफॉर्मेशन को और कस्टमर के बैंक में भेज देगी, यानी कस्टमर का जहां भी अकाउंट है वहां पर वो इंफॉर्मेशन भेज देगी, जैसे कि ईसीएस क्रेडिट में था। उसके बाद जो भी कस्टमर का जो भी डेबिट हुआ है अमाउंट, उसका रिपोर्ट चला जाएगा उनके कंसर्न बैंक में। इसीलिए कभी भी अगर क्वेश्चन रेज करेगा कस्टमर कि ये मेरे पैसे डिडक्ट क्यों हुए, तो दे कैन टेल देम दैट दिस मनी इज डेबिटेड वाया दिस कंपनी, और डेबिट का ऐसे भी उनके पास मैसेज भी आ जाएगा। तो आई थिंक ये ईसीएस डेबिट और क्रेडिट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। क्लियर हो गया एवरीवन? ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड द आरटीजीएस। अच्छा, ईसीएस क्रेडिट और डेबिट। ओके, सो आरटीजीएस में हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज आरटीजीएस। सो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। अब आरटीजीएस भी दैट इज आल्सो द सेम सिनेरियो ईसीएस और आपके एनईएफटी की तरह, दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग और ट्रांसमिटिंग द फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर आरटीजीएस जो फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है, ये ट्रांसफर करता मनी को किस चीज से, फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब है कम समय में। ठीक है, ये सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस्ड होगा कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आरटीजीएस बिजनेस आवर्स। आरटीजीएस का जो बिजनेस आवर्स है उस हिसाब से इनमें ट्रांजैक्शन होगा। एनईएफटी में 24/7 था, यूपीआई 24/7 था, बट आरटीजीएस में इट इज वर्क अकॉर्डिंग टू द बिजनेस आवर्स। ठीक है, अब
इस सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन गिवन दिया जाता है आपके बैंक को फॉर ट्रांसफर फंड फ्रॉम दिस अकाउंट टू अकाउंट ऑफ अनदर बैंक इंस्टेंटियसली, ठीक है। सो यहाँ पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने का दिस इज द बेटर ऑप्शन। RTGS is available for fund transfer within India only. So RTGS is not allowed to do any international payment for any international transmission. That is not allowed, but NEFT is allowed. ठीक है, लेकिन चलिए RTGS के बारे में पढ़ते हैं कि RTGS जो है that is available for fund transfer within India, यानी इंडिया में कहीं भी अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है that will be easily done. Account holder who wishes to send money has to give information of his account which is debited. और जिस भी जो भी अकाउंट होल्डर है जिसको जहां से पैसा भेजना है तो वो अपना इंफॉर्मेशन दे देगा कि मेरे इस अकाउंट से डेबिट कीजिए और उस अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, क्रेडिट कीजिए। लेकिन इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर बेनिफिशियरी बैंक जो है, जिस बैंक में पैसा जाना है, जिसके अकाउंट में पैसा जाना है, बेनिफिशियरी का मतलब जिसके अकाउंट में पैसा जाना है, बेनिफिशियरी नेम जिस पर्सन के अकाउंट में पैसा जाना है, बेनिफिशियरी बैंक जिस बैंक में पैसा जाना है। तो बेनिफिशियरी बैंक कस्टमर का जो भी है उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ठीक है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इन द RTGS। RTGS में ये सारे के सारे आपको बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। RTS फैसिलिटी एक्सटेंडेड ऑल ओवर द कंट्री बाय इंटीग्रेटेड द सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग ब्रांच, यानी सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग ब्रांच के थ्रू ये सारे के सारे कंट्री में फैला हुआ है, ठीक है। And with structured with financial messaging system enable branch with RTGS facility directly, मतलब RTGS की जो फैसिलिटी है that is maintained by the centralized banking branch, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो इस पूरे के पूरे RTGS को मेंटेन कर रहे हैं। Customer of other branches in RBI identify center will use SFMS। SFMS क्या है, Structured Financially Messaging System। ये RTGS फैसिलिटी आपके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंटर बैंक ट्रांसफर के लिए। जब आपका दोनों बैंक अलग है, जिस अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है वो अलग है, जिस अकाउंट से डेबिट हो रहा है वो अलग है। जब इंटर बैंक है तो ऐसे सिचुएशन में RTGS बहुत जल्दी हो, बहुत फास्टली हो, इसके लिए हमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए था। तो RTGS is working through that only, and they are using the CBB centralized banking branch and structured financial messaging system, जिसमें मैसेज फास्टली डिलीवर होता है किसको, एक बैंक से दूसरे बैंक को फटाफट ट्रांसफर होता है कि इतना पैसा इस अकाउंट से मैं भेज रहा हूं, इस अकाउंट में क्रेडिट कीजिए। सो दैट इज डन बाय SFMS, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियली मैसेजिंग सिस्टम, जिसके थ्रू RTGS बहुत फटाफट आपके मिनिमम टाइम में ट्रांसफर हो जाता है। RTGS का द मिनिमम अमाउंट ऑफ द RTGS इज 1 लाख। अभी एक बार चेक कर लेना, 2 लाख। सो नेक्स्ट वन इज RTGS का मिनिमम अमाउंट इज 2 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। और ये ज्यादातर इंटर बैंक, देखो याद रखना कि जब सेम बैंक ब्रांच होता है तो कंपैरेटिवली वो जल्दी पेमेंट होता है इन कंपैरिजन टू द इंटर बैंक, बट RTGS इंटर बैंक सेटलमेंट भी बहुत क्विकली करता है। तो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ओवर ECS एंड NEFT RTGS का। लेकिन RTGS इज ओनली वर्किंग इन बिजनेस आवर्स, इट्स नॉट वर्किंग ऑल द टाइम 24/7, it is not available. So that is one of the demerit, and the merit is that they are paying the interbank settlement they are doing within 30 minutes. आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। डिफरेंस बिटवीन NEFT और RTGS तो कर लिया था ना? NEFT और RTGS में डिफरेंसेस कर लिया था? नो मैम। करवा दिया है मैंने। और NEFT, that is internet banking. Okay, so banks are provided the internet banking facility as well. So before going to this topic, I'm going to send this photo, इसका फोटो भेज दूंगी मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, ब्रीफ कर देती हूँ पहले, बुक में जाने से पहले आई विल टेल यू।
सो इंटरनेट बैंकिंग जो फैसिलिटी है दैट इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है। यहां पर यू कैन वाया यूज द इंटरनेट यू कैन टेक द सो मेनी फैसिलिटीज ऑफ द बैंक। जैसे एग्जांपल के लिए, अब जैसे मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में है, सो आई हैव वन ऐप, मेरे पास एक ऐप है जिसके थ्रू आई कैन एक्सेस द इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट के थ्रू यू कैन लॉग इन योर अकाउंट, यू विल गेट इंटरनेट बैंकिंग का एक पासवर्ड और एक नंबर यू विल गेट फ्रॉम द बैंक, ठीक है। एंड यू हैव पासवर्ड यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू योर ओन, मींस ये आपका अपना भी हो सकता है, यू कैन सेट इट, बट द नंबर इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक यूजर आईडी, एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है बैंक की तरफ से। फिर वो नंबर आपको डालना है और वो नंबर फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट कीजिए और जैसे ही आप लॉग इन करेंगे वैसे ही एक पेज आपके नाम के साथ वेलकम लिख करके आ जाएगा, दैट इज योर इंटरनेट बैंकिंग का वो साइट आपका ओपन हो जाएगा। आपके अकाउंट का सारा डिटेल, यानी कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कहां कहां पेमेंट किया है आपने, जैसे कि पासबुक में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, आपके डेबिट और क्रेडिट के सेम सारे इंफॉर्मेशन अकाउंट डिटेल आपको वहां मिल जाएंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज भी है तो यू विल गेट द डिटेल ऑफ द क्रेडिट कार्ड एज वेल, ठीक है। यू हैव मल्टीपल ऑप्शन लाइक यू कैन चेंज द एड्रेस ऑफ योर अकाउंट, यू कैन टेक सो मेनी फैसिलिटीज लाइक यू कैन ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इन शॉर्ट दैट इज अ बैंक इन योर हाउस, मतलब आपके घर से ही आप उसको एक्सेस कर लीजिए, आपके घर का वो एक बैंक हो गया जहां आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, बट यू विल गेट सो मेनी फैसिलिटीज थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से यू कैन ट्रांसफर द अमाउंट एज वेल, बट इंटरनेट बैंकिंग उन्हीं पर्सन को मिलेगा जिनका अकाउंट होगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट में तो अकाउंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर आपका अकाउंट होगा, ठीक है। अब बैंक जो है इंटरनेट फैसिलिटी देता है अपने कस्टमर को, बुक पे आ जाते हैं। विथ इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर बहुत सारे सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकता है विथ अ सिंगल क्लिक। इंटरनेट बैंकिंग जो है दैट इज यू कैन एक्सेस इट ऑल द टाइम, मतलब वो आप कभी भी 24/7 उसको आप यूज कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। जैसे ई कॉमर्स साइट चलते हैं आपके 24/7, सेम इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो वर्किंग। जो फैसिलिटीज है इंटरनेट बैंकिंग का वो क्या क्या है? पहला है कि कस्टमर कैन चेक द बैलेंसेस, कितना अकाउंट में पैसा है, कहां कहां पैसा डिडक्ट हुआ है, कहां से पैसा आया है। तो यहाँ पर दो तरीके का डिटेल आपको मिलता है। पहला तो शॉर्ट में डिटेल सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके अकाउंट में ये पैसा आया है, और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी यू विल गेट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। कौन से डेट से कौन से डेट तक का चाहिए वहां तक का भी आपको डिटेल मिल जाएगा। इतना बेटर ऑप्शन है आपका इंटरनेट बैंकिंग का। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द अकाउंट स्टेटमेंट, आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप दूसरे के अकाउंट में पैसा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सेंड मनी टू द थर्ड पार्टी विद इन द बैंक, ठीक है। एनईएफटी और आरटीजीएस का भी यूटिलाइजेशन आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, ठीक है। आप अपने बिल्स को पे कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है तो यू कैन पे डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, यानी अपने अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट को बिना किसी ऐप का यूटिलाइजेशन का यू कैन डायरेक्टली डिडक्ट द मनी थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑफ योर अकाउंट। यानी जैसे मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में है और मेरा इंटरनेट बैंकिंग है, तो मुझे पेमेंट करना है तो मैं इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करूंगी, इंटरनेट में अपना आई मोबाइल ऐप इसको कहते हैं, उसमें लॉग इन करूंगी और फटाफट पेमेंट कर दूंगी। या तो फिर आई हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर पेमेंट, लाइक आई कैन यूज पेटीएम, आई कैन यूज Amazon, आई कैन यूज यूपीआई, गूगल पे, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। लेकिन आप बिल्स को भी पे कर सकते हो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। और you can also request for the checkbook. I said ना, they have multiple facilities. You can open so many accounts. आप अपने accounts को open कर सकते हो, आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करा सकते हो। साथ साथ में अगर आपको चेकबुक की रिक्वायरमेंट है और आपके पास चेकबुक्स खत्म हो गए, जैसे आई ऑल्सो अप्लाइड 2-3 times फॉर चेकबुक, तो लाइक दे विल गिव यू द फैसिलिटीज ऑफ चेकबुक कि आप वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। कहां पर भिजवाना है वो भी आप एड्रेस मेंशन कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक फॉर एवरीथिंग, लेकिन so many facilities you will get through internet banking. So these are the facilities provided by internet banking. आ रही बात समझ में? उसके बाद
ऑनलाइन, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा, इसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट क्या है कि यू कैन एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप अपने इंटरनेट बैंक को यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज है कि यहाँ पर फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, ये ऑल द टाइम अवेलेबल है, हर चीज आपको इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेगा, इसीलिए आपके लिए ये शॉर्टकट में आपका एफर्ट, टाइम, कॉस्ट, बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर रहा है। उसके अलावा आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करोगे, हर चीज 6 से 7 दिन में इंप्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि यू आर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग तो दे विल डिले द थिंग, नो, दे विल डू इट फास्टली, दे विल क्लियर एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन उसके अलावा द डीमेरिट इज, द फर्स्ट वन इज इंटरनेट। द इंटरनेट अवेलेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन। इंटरनेट अगर नहीं होगा, इंटरनेट फेल हो जाएगा तो यू आर नॉट एबल टू लॉग इन योर अकाउंट, ठीक है। और सेकेंड चीज है कि दैट इज लिटिल बिट अनसेफ एज कंपैरिजन टू द अदर काइंड ऑफ, मतलब ये थोड़ी सी अनसेफ्टी का इशू आता है इन द सिचुएशन व्हेन वी आर यूजिंग द एप्स और द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट, सो थोड़ा सा रिस्क भी यहाँ पर एसोसिएटेड होता है। चलिए, अब यहाँ पर ये आई थिंक इंटरनेट बैंकिंग क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया इंटरनेट बैंकिंग? यस मैम। अच्छा, इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक अच्छी फैसिलिटी ये भी है कि यू कैन ऑल्सो एबल टू यूज इंटरनेट बैंकिंग वाया डाउनलोडिंग योर ऐप, मतलब बैंक का ऐप से भी आप यूज कर सकते हो और डायरेक्टली बैंक के साइट पर पे भी जाकर के भी आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हो वाया यूजिंग ऐप एज वेल एज वाया ये आपका साइट, बैंक साइट। क्लियर? डन? नेक्स्ट टॉपिक, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। व्हाट इज वैल्यूएबल्स? वैल्यूएबल्स का मतलब होता है जो चीज महंगा हो, एक्सपेंसिव हो और जो चीज इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए सेफ कस्टडी का प्रावधान, फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा। अब बैंक जो है वो वैल्यूएबल सर्विस क्या करती है, एक्सेप्ट करती है कस्टमर से और उसको सेफ कस्टडी में रख देती है, एक स्ट्रॉन्ग रूम में रख देती है, ताकि आपका प्रोडक्ट या आपका जो भी वैल्यूएबल्स आइटम है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। अब यहाँ वो दो तरीके से चीजें करती है, दो तरीके से कस्टडी देती है। पहला, बाय एक्सेप्टिंग द वैल्यूएबल्स, यानी कि आपसे वो सारे वैल्यूएबल्स को ले लेंगे और उसके लिए आपको रिसिप्ट दे देंगे और उसके हिसाब से, अपने हिसाब से फिर वो आप अपना जो भी आपके वैल्यूएबल्स है उसको अपना रखेंगे, कीप करेंगे, ठीक है। In the second situation, they will hire you the safe deposit vault. आपको लॉकर्स दे देंगे और आप अपना सामान खुद से लॉकर में रखिए, वो भी फैसिलिटी बैंक देती है। तो सबसे पहले हम आते हैं सेफ कस्टडी में। देखिए, देयर आर 2 पॉइंट्स, सेफ कस्टडी एंड द सेकेंड वन इज सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, VAULT, वॉल्ट, ठीक। सेफ कस्टडी जो आपका है, यहाँ पर कस्टमर क्या करता है, अपने वैल्यूएबल्स आइटम को बैंक को देता है, ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड, जो भी वैल्यूएबल्स होंगे, जैसे सिक्योरिटीज हो गया, डीड हो गया, ट्रस्ट हो गया, प्रॉपर्टी पेपर्स हो गया, कुछ भी जो भी है वो बैंक को आपको हैंड ओवर करना है और यहाँ पर बैंक जो है उसका अधिकार आपके प्रोडक्ट में नहीं हो गया, आपके जो भी वैल्यूएबल्स आप दे रहे हो उस पर उसका अधिकार नहीं है, वो सिर्फ आपने कस्टडी के लिए उसको रखने के लिए दिया है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पोजीशन मिला है, एक टेम्पररी पोजीशन मिला है बैंक को कि वो आपके सामान को प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड रखें, लेकिन आपके उन सिक्योरिटीज को किसी भी सिचुएशन में दे आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज। याद रखिएगा, दे आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कोलेट्रल, इट इज नॉट सिमिलर लाइक कोलेट्रल. Collateral is given when we are taking loan from the bank, but here we are giving them as a custody or for the safety we are providing them our valuable items, right? तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पर बैंक को जनरल लियन बस आएगा कि बस वो एक बेली की तरह काम करेगा। बेली कौन? यानी कि ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बनेगा जहां पर पोजीशन टेम्पररी मिलेगा बैंक को, यानी बैंक उस पर्टिकुलर वैल्यूएबल्स को किसी भी पर्सन को ट्रांसफर नहीं करेगा अदर देन द पर्सन हु डिपॉजिटेड दैट। जिसने डिपॉजिट किया है उसी को वो ट्रांसफर होगा, किसी के भी कहने पे वो सारे के सारे पेपर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है।
अब क्या प्रोसीजर है बैंक का इसके लिए? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सेफ कस्टडी? फर्स्ट वन इज जो आर्टिकल्स होगा सेफ कस्टडी के लिए मे बी हैंडेड ओवर टू द बैंक। अगर आप चाहें तो वो जितने भी आर्टिकल्स, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो आप हैंड ओवर कर सकते हो बैंक को, या तो ओपन फॉर्म में, यानी कि वो खुला रहेगा, आप उनको दे सकते हो, या तो उसको सील्ड कवर या बॉक्स में उनको हैंड ओवर करो। ठीक है, यानी कि आप नहीं दिखाना चाहते हो कि बैंक को हम क्या दे रहे हैं, लेकिन बैंक ऐसा नहीं है कि विदाउट देखे उस बॉक्स को रख लेगा। लेकिन हाँ, यू कैन इवन कवर दैट पर्टिकुलर आइटम document, or either you can give them openly. और banker को if the particulars are told to the banker, the same are to be recorded into safe custody register. एक safe custody register होता है बैंक के पास। अगर आपने बैंकर को दे भी दिया है, हैंड ओवर कर भी दिया है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सेफ कस्टडी रजिस्टर में चढ़ेगा कि इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर आइटम को यहाँ पर रखवाया है सेफ कस्टडी में। बैंकर इशू करेगा रिसिप्ट। बैंकर के आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए ना, कि आपने कोई आइटम दिया है बैंक को, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल को बैंक कहेगा नहीं लिया तो, है ना? सो दे विल गिव यू रिसिप्ट, they will provide you receipt for whatever you deposited in the safe custody, and वही जो रिसिप्ट जहां सिग्नेचर करेगा कस्टमर कि उसको ये मिल गया है, ये रिसिप्ट मिल गया है, और उस पर साइन करेगा, और उसी का डुप्लीकेट कॉपी बैंक भी रखेगा कि हमने कस्टमर को रिसिप्ट दिया था और कस्टमर ने साइन किया था। अब कस्टमर के साइन का स्पीसमेन भी चला गया, स्पीसमेन सिग्नेचर। अब एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ वैल्यूएबल, जब हमें बैंक से वो वैल्यूएबल को विड्रॉ करना होगा, तो उस सिचुएशन में जो रिसिप्ट आपको इश्यू किया गया था बैंक से, वो रिसिप्ट आपको सरेंडर करना पड़ेगा बैंक को। कैसे? तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, लाइक वंस दे विल प्रोवाइड यू रिसिप्ट, एट द टाइम ऑफ द टेकिंग और विड्रॉइंग दोज वैल्यूएबल्स, वी हैव टू डिपॉजिट दैट रिसिप्ट और सरेंडर दैट रिसिप्ट टू द बैंक, यानी बैंक को सरेंडर करना पड़ेगा क्या? उस पर्टिकुलर रिसिप्ट को। इन द केस द रिसिप्ट इज लॉस्ट बाय कस्टमर, और ऐसे सिचुएशन में या तो कस्टमर के द्वारा वो रिसिप्ट गुम हो गया हो, लॉस हो गया हो उसका, तो ऐसे केस में एक लेटर ऑफ इंडेमनिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको? बैंक को देना पड़ेगा, कस्टमर को। कस्टमर देगा बैंक को। लेटर ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा लेटर है जो बताता है कि आपका ये सामान सिर्फ आपसे बिलोंग करता है और किसी थर्ड पार्टी का नहीं है, और इससे किसी थर्ड पार्टी का लॉस नहीं है, मतलब हार्म नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको लेटर ऑफ इंडेमनिटी देना पड़ेगा बैंक को, अगर वो रिसिप्ट लॉस हो गया तो। Customer has not declared the content of the box handed over to the banker of the safe custody. The banker must record the description of the boxes. और अगर आपने उनको बॉक्सेस दिया है, मान लीजिए कि मैंने 4 डब्बा ऐसे दिया बैंक को, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी बैंक लिखेगी कि वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट व्हाट इज देयर इन द बैंक। हाँ, याद रखिएगा, if they are talking about what are the banker's liability in the situation of safe custody, we will cover this point, and safe deposit valve ये भी हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद मर्चेंट बैंकिंग बिड बॉन्ड परफॉर्मेंस गारंटी, ये एक दो चीजें देख लेंगे हम। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी देख लेंगे। क्रेडिट कार्ड्स क्या होता है, डेबिट कार्ड्स क्या होता है, we'll do that. Okay, anyone have any problem in ECS, in safe custody, in internet banking? Okay. No, ma'am.